तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुना तो हम सबने है, पर शायद ठीक से समझते नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी सीखने से जुड़ी चुनौतियां। बिल्कुल। अक्सर जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में बस एक ही चीज आती है, कोई बच्चा है जो पढ़ाई में कमजोर है, या शायद मेहनत नहीं कर रहा। हाँ एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। और आज की हमारी बातचीत इसी मिथक को तोड़ने के बारे में है, क्योंकि इसका बुद्धिमती या मेहनत से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि दिमाग का जानकारी को प्रोसेस करने का एक अनूठा तरीका है। एक तरह से ये मानव मस्तिष्क की अविश्वसनीय विविधता का सबूत है। बिल्कुल। और इसी विविधता को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, एक YouTube वीडियो जिसमें इन अलग अलग विकारों को याद रखने के लिए कुछ बड़ी मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ट्रिक्स रटना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन लेबल्स के पीछे छिपे इंसानी अनुभव को समझना है। तो चलिए शुरू करें। चलिए। तो सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर नाम डिसलेक्सिया। मेरे दिमाग में तो हमेशा से इसकी एक ही छवि रही है, अक्षरों का उल्टा दिखना, जैसे कोई बच्चा बी को डी पढ़ रहा हो। क्या ये बस इतना ही है? ये एक आम लक्षण जरूर है, लेकिन ये पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ओह। स्रोत हमें बताता है कि डिसलेक्सिया असल में एक विजुअल यानी देखने की समस्या से कहीं ज्यादा एक ऑडिटरी मतलब सुनने और प्रोसेस करने की चुनौती है। सुनने की? हाँ, तकनीकी भाषा में इसे ध्वनि आधारित प्रोसेसिंग की कठिनाई कहते हैं। ध्वनि आधारित प्रोसेसिंग, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि दिमाग के लिए लिखे हुए अक्षरों को उनकी सही ध्वनि के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। दिमाग अक्षरों के क्रम को सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता। इसीलिए जैसा स्रोत में उदाहरण है, एक बच्चा 100 को वॉज पढ़ सकता है। अक्षर तो वही हैं। अक्षर वही हैं, लेकिन उनका क्रम दिमाग में उलट-पुलट हो जाता है। तो ये आंखों की नहीं, बल्कि दिमाग की वायरिंग का खेल है ना। आप समझी मैं। तो ये दिमाग के लेवल पर भाषा को डिकोड करने की चुनौती है। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है मेरे लिए। पर एक सवाल उठता है, तो क्या डिसलेक्सिया सिर्फ एक कमी है या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? कोई ऐसी चीज जो इन लोगों को दूसरों से अलग या शायद बेहतर बनाती हो? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और स्रोत इस पर एक चौंकाने वाली बात बताता है। क्या? कई शोध ये दिखाते हैं कि डिसलेक्सिया से जूझ रहे लोगों में अक्सर औसत से कहीं बेहतर 3D विजुअलाइजेशन स्किल्स होती हैं। 3D विजुअलाइजेशंस मतलब वो अपने दिमाग में चीजों को घुमा सकते हैं, उन्हें अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, और स्थानिक संबंधों को मतलब स्पेस को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अरे वाह। मतलब जहां एक तरफ शब्दों को डिकोड करने में दिमाग संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो स्पेस और स्ट्रक्चर को कहीं बेहतर ढंग से समझ रहा है। बिल्कुल। और यही खूबी उन्हें आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, डिजाइन, यहाँ तक कि सर्जरी जैसे क्षेत्रों में असाधारण रूप से सफल बना सकती है। कमाल है। तो ये हमें सिखाता है कि दिमाग चुनौतियों से निपटने के लिए अक्सर दूसरे रास्ते खोज लेता है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अलग तरह की क्षमता का दरवाजा भी हो सकता है। ये तो सच में पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, ये तो हुई पढ़ने की बात, लेकिन लिखने के बारे में क्या? दिमाग का ये चैलेंज सिर्फ पढ़ने तक तो सीमित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब यही तालमेल की चुनौती लिखने में सामने आती है, तो उसे हम एक अलग नाम देते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। स्रोत में इसे याद रखने की एक सीधी सी ट्रिक है। ग्राफ पेपर पर हम लिखते हैं, तो डिस्ग्राफिया लिखने से जुड़ी अक्षमता हुई। पर मुझे लगता है ये सिर्फ खराब हैंडराइटिंग से कहीं ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। खराब हैंडराइटिंग तो इसका सिर्फ एक लक्षण हो सकता है। डिस्ग्राफिया की असल चुनौती विचारों को शब्दों में ढालकर, उन्हें क्रम में सजाकर और फिर हाथ की मांसपेशियों को सही निर्देश देकर कागज पर उतारने की पूरी प्रक्रिया में है। एग्जैक्टली। इसमें स्पेलिंग की भयानक गलतियां हो सकती हैं, वाक्यों का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो सकता है, और हाथ में दर्द भी हो सकता है। दर्द क्यों? क्योंकि दिमाग को पेंसिल पकड़ने जैसी सामान्य क्रिया के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये एक बच्चे के लिए कितना निराशाजनक होता होगा। उसे पता है कि उसे क्या कहना है, लेकिन उसका शरीर और दिमाग उसका साथ नहीं दे रहे। एकदम। पर यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी, जैसा स्रोत भी इशारा करता है कि हर खराब लिखावट डिस्ग्राफिया नहीं होती। बिल्कुल। कभी कभी ये सिर्फ अभ्यास की कमी से भी हो सकता है। इसलिए इसकी सही पहचान हमेशा एक विशेषज्ञ से ही करवानी चाहिए। सही बात है।
तो हमने पढ़ना और लिखना समझा। अब एक और भाषा है जिसमें लोगों को बहुत दिक्कत आती है, गणित की भाषा। हाँ, और उसके लिए शब्द है डिसकैलकुलिया। इसके नाम में ही कैलकुलेटर की ध्वनि है, तो ये पकड़ना आसान है। स्रोत इसे गणित का डिसलेक्सिया कहते हैं। जो एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। पर क्या इसका असर सिर्फ स्कूल के मैथ्स के सवालों तक ही रहता है? नहीं, और यही इसे समझना जरूरी बनाता है। ये सिर्फ 2+2 = 5 लिखने की गलती नहीं है। तो फिर ये संख्याओं के पीछे के कॉन्सेप्ट को, उनकी मात्रा को समझने की एक बुनियादी चुनौती है। और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसे घड़ी में समय देखने में मुश्किल आना, दुकान पर पैसे गिनकर देने में घबराहट होना, या यहाँ तक कि दिशाओं को समझने में भी परेशानी होना। मैं सोच रही थी हम रोज कितनी बार बिना सोचे समझे ये सब कर लेते हैं। ये समझना मुश्किल है कि किसी के लिए ये रोज की एक लड़ाई हो सकती है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और दिलचस्प विपारों की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में कुछ बहुत ही अनोखी ट्रिक्स हैं। एक है डिस्मोफिया। इसकी ट्रिक है मोर, मतलब बच्चा मोर और मुर्गे में अंतर नहीं कर पाता। सच कहूं तो यह ट्रिक तो बड़ी अजीब है। इसका असली मतलब क्या है? आपका शक बिल्कुल सही है। ये ट्रिक शायद बस शब्द याद कराने के लिए है, पर इसका असल मतलब कहीं ज्यादा गहरा और गंभीर है। अच्छा? बॉडी डिस्मॉर्फिया या डिस्मॉर्फिया शरीर की बनावट को लेकर एक मानसिक भ्रम की स्थिति है। मतलब ये जानवरों के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में है? हाँ, मुख्य रूप से खुद के बारे में। जैसे कोई बिल्कुल सामान्य दिखने वाला व्यक्ति आईने में देखकर खुद को बहुत मोटा या अपनी नाक को बहुत अजीब समझ सकता है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओह, ये तो काफी सीरियस है। हाँ, ये एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। तो ट्रिक एक मजेदार शुरुआत है, पर असलियत काफी जटिल है। समझ गई। अगला है डिस्फेजिया। इसकी ट्रिक है फंस जाना। हाँ, मतलब बोलते बोलते अटक जाना या सही शब्द के लिए फंस जाना। ये भाषा और संवाद से जुड़ा विकार है। तो दिमाग में विचार तो साफ है? विचार बिल्कुल साफ है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं मिल पाते। व्यक्ति जानता है कि उसे क्या कहना है, लेकिन वो शब्द जैसे उसकी जबान तक आकर कहीं खो जाते हैं। स्रोत में स्ट्रोक के बाद होने वाली स्थिति का जिक्र था। हाँ, और वो दिखाता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। सोचिए कोई व्यक्ति जो कभी बहुत मुखर था, अपने सबसे सरल विचारों को बताने के लिए संघर्ष कर रहा हो। आपने स्ट्रोक का जिक्र किया और स्रोत में डिस्फेजिया के साथ साथ अफेजिया की भी बात हुई है। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, पर इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। क्या? ये एक तरह का नियम है। जिस भी विकार के नाम के आगे डिस लगा हो, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, हाँ, उसका मतलब है कि उस काम को करने में कठिनाई है, दिक्कत है, लेकिन सही ट्रेनिंग और थेरेपी से उसमें काफी सुधार संभव है। ठीक है। डिस मतलब डिकी। बिल्कुल। पर जिसके आगे अ लग जाए, जैसे अफेजिया, तब उसका मतलब उस क्षमता की लगभग अनुपस्थिति या पूरी तरह से खत्म हो जाना है। ये अक्सर किसी गंभीर दिमागी चोट या स्ट्रोक के कारण होता है। अरे वाह! डिस मतलब कठिनाई और अ मतलब अनुपस्थिति। ये तो इन सभी शब्दों को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क ही मिल गया। ये तो बहुत काम की जानकारी है ना? चलिए, इसी समझ के साथ अगले विकार पर चलते हैं। डिस्प्रैक्सिया। स्रोत में ट्रिक दी गई है कि इसके नाम में पैर जैसी ध्वनि है, जो शारीरिक कौशल से जुड़ी है। बिल्कुल सही। डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल्स यानी शारीरिक तालमेल से जुड़ा विकार है। इसे कई बार अदृश्य विकार भी कहते हैं। अदृश्य क्यों? क्योंकि बाहर से देखने पर बच्चा बिल्कुल सामान्य लग सकता है। ये सिर्फ गेंद ना पकड़ पाना या दौड़ते हुए गिर जाना नहीं है। इसके मूल में है मूवमेंट को प्लान करने की कठिनाई। एक मिनट, मूवमेंट को प्लान करना? हमारा दिमाग शर्ट का बटन लगाने जैसी छोटी चीज के लिए भी प्लानिंग करता है, और वो भी बहुत जटिल प्लानिंग। किसी भी काम को करने के लिए दिमाग को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये तय करना होता है कि कौन सी मांसपेशी को कब, कितना और किस क्रम में हिलाना है। बाप रे! डिस्प्रेक्सिया है, दिमाग और शरीर के बीच संदेशों का ये आदान प्रदान गड़बड़ा जाता है। ये तो दिमाग और शरीर के बीच एक ट्रैफिक जैम जैसा हुआ। बहुत अच्छा उदाहरण है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करता है, कि ये प्लानिंग सिर्फ शारीरिक नहीं होती। मतलब? विचारों को व्यवस्थित करना, कामों को एक क्रम में लगाना, ये भी दिमाग के लिए एक तरह की मोटर प्लानिंग ही है। अच्छा। इसलिए डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे को सिर्फ खेल कूद में ही नहीं, बल्कि एक निबंध का ढांचा बनाने में भी मुश्किल आ सकती है। ये दिखाता है कि ये सब चीजें कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। और सूची में आखिरी है डिस्थीमिया। इसकी ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी। इतने सारे विकारों को पढ़ने के बाद इस पूरे चैप्टर की थीम क्या निकलती है? तनाव।
ये ट्रिक अच्छी है, लेकिन तनाव शब्द शायद इसकी गंभीरता को पूरी तरह नहीं बताता। तो ये क्या है? डिस्थीमिया एक तरह का लगातार बना रहने वाला कम तीव्रता वाला डिप्रेशन है। ये इतना गंभीर नहीं होता कि व्यक्ति बिस्तर से ही ना उठ पाए, लेकिन ये काले बादल की तरह महीनों या सालों तक व्यक्ति के ऊपर मंडराता रहता है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा और खुशी को खत्म कर देता है। बिल्कुल। ठीक है, हमने इन सभी चुनौतियों के बारे में बात की और सच कहूं तो ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे स्रोत में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वहां एक सवाल था कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, और जवाब था यह एक चर अवस्था है, एक वेरिएबल स्टेट। ये बात मुझे बहुत शक्तिशाली लगी। इसका असल में क्या मतलब है? ये शायद आज की हमारी बातचीत का सबसे जरूरी और उम्मीद भरा पॉइंट है। बताइए। चर अवस्था का मतलब है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये कोई स्थायी स्थिति नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो मतलब इसमें बदलाव की, सुधार की गुंजाइश है? बहुत ज्यादा गुंजाइश है। इसका मतलब है कि सही समर्थन, सही तकनीक और लगातार अभ्यास से इन चुनौतियों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत क्षमता होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता? एग्जैक्टली। दिमाग नए कनेक्शन बना सकता है, चुनौतियों से निपटने के लिए नए रास्ते खोज सकता है, खुद को एक तरह से रीवायर कर सकता है। वाह। चर अवस्था का सिद्धांत इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी पर आधारित है। ये हमें बताता है कि हमें इन बच्चों पर एक लेबल लगाकर उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए। ये जानना माता-पिता और शिक्षकों के लिए कितनी राहत की बात होगी कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। एकदम। ये लेबल सिर्फ चुनौती को समझने का एक तरीका है, बच्चे को परिभाषित करने का नहीं। बहुत खूब। अच्छा, इन परिभाषाओं को और पक्का करने के लिए स्रोत में कुछ सवाल जवाब वाले उदाहरण भी थे। हाँ, चलिए देखते हैं। पहला है, अगर किसी छात्र को संख्याओं और गणना में लगातार समस्या आ रही है तो ये क्या होगा? ये तो साफ तौर पर डिस्कैल्कुलिया है। कैलकुल शब्द से ही पता चल रहा है। ठीक है। एक और दिलचस्प सवाल था, एक बच्चा 100 को वॉज पढ़ता है, ये क्या है? यहाँ पर अगर लिखने की बात होती तो डिस्ग्राफिया होता है ना? हाँ, लेकिन यहाँ संदर्भी सब कुछ है। क्योंकि सवाल साफ तौर पर पढ़ने की बात कर रहा है, तो ये डिसलेक्सिया का एक क्लासिक उदाहरण है। सही है। स्रोत में एक और कनेक्शन बनाया गया। सवाल था कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः कौन सा विकार पाया जाता है, और जवाब था डिस्ग्राफिया। ये सीधा कनेक्शन कैसे बना? ये एक बहुत ही व्यवहारिक कनेक्शन है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी जैसी कोई शारीरिक अक्षमता है, तो उसके हाथों की मांसपेशियों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं होगा। अच्छा। और लिखने के लिए जिस फाइन मोटर स्किल की जरूरत होती है, उसमें उसे स्वाभाविक रूप से मुश्किल आएगी। और लिखने में मोटर स्किल्स की यही चुनौती तो डिस्ग्राफिया है। अब समझ आया। बिल्कुल। और अंत में विकासात्मक विकारों पर भी बात हुई। स्रोत बताता है कि ऑटिज्म और ADHD विकासात्मक विकार है, लेकिन PTSD नहीं। और इसे समझाने के लिए करण अर्जुन का एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये उदाहरण हमेशा याद रहता है। देखिए, विकासात्मक विकार वो होते हैं जो बच्चे के विकास के दौरान ही, मतलब बचपन में ही सामने आते हैं। ठीक है। जैसे ADHD, जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। लेकिन PTSD जन्म से नहीं होता, ये किसी दर्दनाक घटना के बाद होता है। और करण अर्जुन में क्या होता है? उन्हें अपने पिछले जन्म की दर्दनाक मौत याद आती है, जो एक भयानक ट्रॉमा था। ये उनके विकास का हिस्सा नहीं था? नहीं, बल्कि एक घटना का परिणाम था। इसीलिए PTSD एक ट्रॉमा आधारित विकार है, विकासात्मक नहीं। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार देखें तो हमने सिर्फ विकारों की एक सूची नहीं पढ़ी, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान और मानवीय पहलू को समझा है। हमने देखा कि डिस्लेक्सिया जैसी चुनौती में 3D विजुअलाइजेशन जैसी छिपी हुई ताकत भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये सब एक चर अवस्था है। बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि हमें इन लेबल से आगे देखना चाहिए और हर व्यक्ति के दिमाग की अनूठी कार्यप्रणाली को पहचानना चाहिए। सही कहा। ये सोच हर शिक्षक, माता-पिता और असल में हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो स्रोत से ही प्रेरित है। हम अक्सर इन अलग अलग तरह से सोचने वाले लोगों को सिर्फ अपने बने बनाए सिस्टम में फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हम अपने सिस्टम को, हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारे काम करने के तरीकों को कैसे बदल सकते हैं ताकि इन लोगों को वास्तव में सशक्त बनाया जा सके और दुनिया को अलग तरह से देखने के उनके इन तरीकों में छिपी ताकत का जश्न कैसे मनाया जा सके?